स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। वेलकम टू स्टडी IQ। दोस्तों, सक्सेस एक्सेलेंस इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज अ हैबिट, इट इज़ नेवर अ मैटर ऑफ चांस। और आज मैं जिनके साथ बैठा हूँ शायद वो इस पूरे सेंटेंस को एग्जाम्प्लीफाई करते हैं। प्लीज़ जॉइन मी इन वेलकमिंग श्री जयंत गर्ग, ऑल इंडिया रैंक 64 in the UPSC results of 2025. Firstly, many congratulations, Jayant. Thank you, and sir. Thank you for joining us here on Study IQ. थैंक यू सर। चलिए कल के से बात शुरू करते हैं अपनी। कल अपना रिजल्ट आया, यस सर। क्या था वो मंजर? हाउ डिड यू फील? वेयर वे यू और कौन आपके साथ थे? एंड जस्ट वॉक अस थ्रू इट। सर, yesterday was the most like I can say the happiest day in my life. So I was with my family. So to divert my mind, I was roaming outside. So क्योंकि मुझे पता था कल रिजल्ट आने वाला है, तो मैं थोड़ा सा अपने माइंड को डाइवर्ट कर रहा था। बट अनएक्सपेक्टेडली जब रिजल्ट आया, लाइक माय फ्रेंड्स चेक्ड इट फर्स्ट। ठीक है, तो मेरे फ्रेंड्स ने ग्रुप में डाला लाइक कॉन्ग्रेचुलेशन जयंत गर्ग AR 64। तो आई वॉज बिट शॉक। तो मुझे एक बार तो यकीन नहीं हुआ, तो मैंने साथ के साथ अपना PDF चेक करा। जैसे ही मैंने PDF चेक करा और आई वॉज कन्फर्म दैट आई गॉट रैंक, सो लाइक आई स्क्रीम लाउडली और माई फैमिली रश टू मी, क्या हो गया भाई। तो वो भी एक बार डर गए, बट देन आई सेड कि मम्मी IAS बन गया। अरे वाह। तो आई थ्रू माई फोन अवे। ठीक है, तो सब फिर एकदम से लाइक इट वॉज अ लाउड चीयर। तो सब एक बहुत खुशी का माहौल था उस टाइम पे। तो बट वो फीलिंग मैं एक वर्ड से एक्सप्लेन कर नहीं सकता हूँ, बिकॉज इट वाज अ बिग रिलीफ फॉर मी कि यार फाइनली माई हार्ड वर्क एंड अ जर्नी कम्स टू एन एंड, और अ न्यू जर्नी स्टार्टेड। सो दैट वाज अ फीलिंग एट दैट टाइम। जयंत, यू मेंशन द वर्ड रिलीफ। यस। खुशी ज़्यादा थी या रिलीफ ज़्यादा था कि हाँ चलो ये प्रोसेस से निकले, ख़त्म हुआ? बेसिकली 6 साल से प्रिपरेशन करने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलीफ ज़्यादा था कि जो मुझे चाहिए था वो मिल गया। एंड अब मुझे आगे फिर से पढ़ना नहीं पड़ेगा, बिकॉज फिर से पढ़ना एंड स्टार्टिंग अगेन इज़ अ बिग थिंग फॉर मी और फॉर एनी अदर कैंडिडेट ऑल्सो, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट्स ऑफ टाइम एंड ऑल्सो अ मेंटल स्ट्रेंथ। बिकॉज फिर से आपको वही बुक्स पढ़नी, बिकॉज जब मैंने लास्ट टाइम प्रिपेयर करा था इट वॉज माई 5th अटेम्प्ट। ठीक है, तो 5th अटेम्प्ट यानी कि 10 बार बुक्स पढ़नी। ठीक है, तो वो मैं बुक्स देखता हूँ ना, वो देखने में ही डर लगता है कि भाई ये बुक्स कैसे पढ़ी जाएंगी फिर से। तो आई नो कि लास्ट टाइम जब मैंने प्रिपेयर करा था क्या वाज कि इट वाज माय लास्ट, कुछ भी हो मुझे ये ख़त्म करना है सिस्टम जो भी है। बट जो भी रिजल्ट रहेगा, आई वाज प्रिपेयर्ड कि जो भी रिजल्ट रहेगा दिस इज़ माय लास्ट अटेम्प्ट एंड आई वांट टू गिव माय बेस्ट, बस यही था। अभी जैसे अगर आपका हम डेफ देख रहे थे जयंत, तो आप यू हैव बीन अ CA, डबल डिजिट रैंक के साथ, सिंगल डिजिट रैंक्स के साथ आपने क्लियर किया है। देन यू हैव सर्व विद इटर्नल, आई थिंक यू विद जोमेटो आल्सो। आप इसके पहले IRMS में थे। ये जो सक्सेस का एक तरीके से आपने सीक्वेंस तैयार किया है, डू यू थिंक कि दैट इज़ एन एडेड एडवांटेज फॉर एनी फ्रेशर? अगर आपने ऑलरेडी अपने से बचपन से यू हैव क्लियर्ड एग्जामिनेशंस, क्या ये एक एडवांटेज देता है एक स्टूडेंट को, या इट्स पॉसिबल कि हाँ भाई आज तक किसी ने कभी कोई एग्जाम को क्लियर नहीं किया, probably not the most brilliant student ever, but that person also has a chance, a very good chance of clearing this examination. What's your take on that? So I think everyone has a chance to clear this, and having a prior experience or being a chartered accountant or work, I don't think so it added much advantage in terms of academics, but it built a habit. Because when I prepared for CA also, I did my best. So I started doing hard work in that only. Like in the CA also, I always thought कि I want rank in that also, because in the CA only 50 ranks are there. So I always want कि rank चाहिए मुझे उसमें भी, तो मैंने उसके हिसाब से मेहनत करी। तो वो my parents also say कि मुझे हैबिट हो गई थी कि यार हार्ड वर्क करने की हैबिट हो गई थी कि मुझे भाई करना है तो करना है, कि अगर रात को 4 बजे तक या 2 बजे तक पढ़ना है तो पढ़ना है, कुछ भी हो फिर। ठीक है ना, तो वो मेरी हैबिट हो चुकी थी उस टाइम पे। तो वो उस सेंस में मुझे बहुत हेल्प करा कि यार फिर क्योंकि मुझे अपना आई वॉज डूइंग जॉब ऑल्सो विद माई प्रिपरेशन, सो आई डिडंट प्रिपेयर फुल टाइम। सो जितना भी टाइम रहता था तो आई स्टार्टेड मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन दैट, बिकॉज वो डिसिप्लिन के बेसिस पे ही आई थिंक मेरा जो क्लियर हो सका है उसी के बेसिस पे हुआ है। तो वो हैबिट मेरी शुरू से ही बन गई। अच्छा, आप वर्किंग कैंडिडेट थे एंड देन यू वेंट फॉर दिस एग्जामिनेशन। इवन जब आप पहली दफ़ा IRMS क्लियर किए तो टाइम मैनेजमेंट एक हमेशा एक प्रॉब्लम रहता है स्टूडेंट्स के लिए, especially for working candidates. So what was your approach exactly? How did you balance out preparation and say your work commitments?
So for that, what I do is I maintain a strict timetable. I don't make a schedule like I will study this or this. Whenever there is the exam date is declared, so I calculate how many days I have and allocate the days to each subject, and then track on daily basis like how much days I have allocated to that, and I mark one against that subject कि आज एक दिन इसका हो गया, चाहे मैंने उस दिन पढ़ा है नहीं है, बट उससे मेरा क्या रहता था कि मुझे मेंटल प्रेशर रहता था अगर मैंने नहीं पढ़ा तो ये दिन का एक दिन कम हो गया तो मैं कैसे कंप्लीट करूँगा. तो वो मैंने अपने आप को थोड़ा प्रेशर इस तरह रखा ताकि मैं मैनेज कर सकूँ. फिर उससे क्या होता था, अगर मेरे पास दिन में टाइम कम भी है तो मेरा जो टारगेट है उस दिन का, तो चाहे मैं लेट नाइट स्ट्रेच करके या अर्ली मॉर्निंग करके मैं उसको पूरा करता था. तो दिस आई डिड फॉर ऑलमोस्ट, आई नेवर टेक अ ब्रेक इन दैट कि अगर आज मैं कई बार मन करता है कि आज ब्रेक ले लेते हैं, आज नहीं पढ़ते हैं, बट बिकॉज ऑफ दैट शेड्यूल सो मैं ब्रेक अवॉइड कर पाता था. तो इससे मेरे कंसिस्टेंसी मेंटेन रही और पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन रहा. आप सीए हैं. yes, आपने जैसा मैंने कहा जोमेटो में भी काम किया है. yes. सो व्हाट वाज द मोटिवेशन फॉर कमिंग इनटू सिविल सर्विसेज? वाज देयर लाइक अ पर्टिकुलर थिंग कि हाँ हमको से सिस्टम में ये बदलाव लाना है, या ये मेरा पर्सनल मोटिवेशन है? व्हाट वाज द ड्राइविंग फोर्स? So I think the driving force was basically एक तो बहुत बिग अपॉर्चुनिटी देती है बीइंग अ सिविल सर्वेंट कि आप किसी भी चीज़ में जिसमें आप चाहते हैं चेंज ला सकते हैं. ऑल्दो इट टेक टाइम्स एंड लॉट्स ऑफ एफर्ट, बट आप ट्राई कर सकते हैं. सेकेंड वॉज द बिग सोशल रिस्पेक्ट ऑल्सो वॉज द मोटिवेशन विच सिविल सर्वेंट गार्नर्स. सो वो दो चीज़ें थी जो मुझे हमेशा मोटिवेट करती थी कि मुझे आई शुड स्ट्राइव फॉर द सिविल सर्विसेज. ऑल्दो आई हैड अ गुड जॉब, बट ये फैक्टर्स जो एज अ सिविल सर्वेंट आपको बहुत यंग एज पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी आती है. सो दैट ओनली मोटिवेटेड मी टू परस्यू दिस एंड स्ट्राइव फॉर कॉन्टिन्यूसली. चलिए आपके प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं. जब हम प्रीलिम्स के बारे में बात कर रहे हैं, सो व्हाट आर द मिस्टेक्स जो एक फ्रेशर को या एक स्टूडेंट जो शायद काफ़ी दफ़ा ऑलरेडी एग्जामिनेशन दे चुका है, क्लियर नहीं कर पाया है, किन मिस्टेक्स को उसको अवॉइड करना चाहिए? So I think the prelims में ना बेसिक मिस्टेक विच आई ऑल्सो डिड इज़ ओवर कॉन्फिडेंट. मैं जब पहला प्रीलिम दे के आया था आई वॉज की बिकॉज ऑलवेज सक्सेसफुल इन माई करियर, सो इन अकेडमिक्स ऑल्सो. सो आई ऑलवेज थॉट कि यार बुक्स पढ़ ली हैं तो अब तो बन जाएंगे, अब तो प्रीलिम क्लियर हो जाएगा. तो मैं क्या करता था, अटैम्प्ट कर रहे हैं तो 100 अटैम्प्ट कर दिए. बट नाउ इन आई हैव चेंज दी अप्रोच. मैंने अप्रोच लास्ट में ये कर दी थी कि भाई मुझे 70-80 ठीक करने हैं और मुझे गलत कम करने हैं. ओके ये नहीं है कि मुझे ज़्यादा ठीक करने हैं बट गलत कम करने हैं. बिकॉज आई ऑलवेज फील कि जो नेगेटिव मार्किंग होती है ना प्रीलिम से, दैट मेक्स यू फेल. बिकॉज 50-60 क्वेश्चंस एवरीवन नोज, बिकॉज दैट आर बेसिक क्वेश्चंस. अगर आपके वही सही हो जाते हैं, वो आई थिंक अगर आपने प्रिपरेशन एक साल में अपने ढंग से करी है तो यू कैन ईजिली अटेम्प्ट दैट. करेक्ट. बट जो नेगेटिव मार्किंग होती है दैट मेक्स यू फेल. आई ऑलवेज थिंक जब मैंने अभी लास्ट 5th अटैम्प्ट दिया, I was also like bit scared about the prelims because मेरा 24th attempt में prelims I couldn't clear with almost 0.5 marks. उसमें 0.5 का क्या था कि मेरी नेगेटिव मार्किंग अगर एक कम होती तो आई कुड हैव क्लियर. ठीक है, तो इस बार मैंने यही अप्रोच करी थी, जितने भी हों ठीक कम हों बट मैं गलत नहीं करूँगा. तो आई ओनली अटेम्प्ट 80 क्वेश्चंस. ओके. सो आई फील दैट आई मस्ट हैव क्लियर्ड द प्रीलिम्स कंफर्टेबली दिस टाइम बिकॉज मैंने नेगेटिव मार्किंग बहुत कम करी है. तो उस नेगेटिव मार्किंग को कम करने के लिए, जैसे हम हमेशा स्टडी IQ क्लासरूम से अपने स्टूडेंट्स के साथ बात करते हैं कि प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए आपको ऑब्वियसली एक नॉलेज बेस तो चाहिए, पर वो क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल चाहिए. तो वो क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल को कैसे डेवलप किया आपने? वेयर वाज लाइक डिड यू सेट सम डेली टारगेट्स या मंथली टारगेट्स या सब्जेक्ट वाइज कुछ डिफरेंट अप्रोच लगाया? सब मैंने कुछ लाइक आई डिडंट डिड एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग. ठीक है, बट मैंने बेसिकली जो बेसिक बुक्स हैं उसको अच्छे से करा एंड देन आई डिड इज़ अ प्रैक्टिस. ठीक है, और डेली जो भी न्यूज़ आ रही थी या डेली जो स्टडी IQ की वीडियो होती हैं, न्यूज़पेपर होते हैं, आई रेड दैट एंड मेक माई नोट्स. ठीक है, एंड आई रिफाइन माई नोट्स ऑन अ डेली बेसिस. लाइक व्हाट आई डिड, पहले जो 6 महीने प्रिपेयर करा उसमें मेरे बल्क नोट्स बने. लास्ट में जो मेरी प्रिपरेशन आई उसमें मैंने छोटे और नोट्स बनाए. फॉर लास्ट डे ऑल्सो आई मेक अ सम नोट्स कि जो लास्ट डे होगा उसमें मैं सब कुछ जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है वो पढ़ सकूँ. इन दैट डे दैट बेसिस आई कि मैंने नोट्स अपने अच्छे से बनाए, खुद से बनाए और उसमें सारा कुछ कवर करा तो साल में चल रहा था. मैंने लाइक आई डिडंट मिस कि एक दिन आज न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा गया तो छोड़. तो अपने नोट्स में ही करंट अफेयर्स को इंटीग्रेट करते चले. सो एवरीथिंग आई इंटीग्रेटेड माई नोट्स एंड उसको भी फिर मैंने रिफाइन करता गया ताकि लास्ट डे तक मेरे पास रहे मैं क्या पढ़ने वाला हूँ. और मेरा
उसमें मैं जो अपना टाइम टेबल बनाता था उसमें आई डे एलोकेटेड इवन द लास्ट डेज ऑल्सो, कि लास्ट डे में मैं क्या पढ़ूंगा, ये जो नोट्स हैं इसमें पढ़ने में कितना टाइम रहेगा मेरा, तो उसको भी मैंने इंटीग्रेट करा था ताकि मेरा लास्ट डे तक मेरा शेड्यूल, जो शेड्यूल था जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन का, वो मेरा एग्ज़ाम से एक दिन पहले ख़त्म होता था हमेशा, ताकि एक दिन लास्ट वाले दिन भी मुझे पता होता था मुझे आज क्या पढ़ना है, सो आई शुड नॉट वरी कि यार अब तो लास्ट दिन है क्या पढ़ूँ. You mentioned Study IQ के videos. Yes, sir. We are the largest say UPSC related channel on YouTube. 20 million का हमारा subscriber base है. What was the value addition that Study IQ's YouTube channel did in your preparation? So Study IQ helped me a lot in current affairs. Like basically what I used to, because आप डेली पढ़ते रहते हो न्यूज़पेपर, you get bored. तो मैं क्या करता था, जो Study IQ की डेली वीडियोस आती है ना, जैसे अंकित सर की वीडियोस हैं, तो उनकी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है, तो मैं क्या करता था उन वीडियो को रात को जब मैं पढ़ के थक चुका है, मेरा दिमाग थक चुका है, तो मैं उसको 1 घंटा उन करंट अफेयर की वीडियोस को वही देखता रिवीजन पर्पस तो फॉर रिवीजन पर्पस एंड ऑल्सो इट्स अ फन ऑल्सो, एंड ऑल्सो मेरा जो रिवाइज होता था, क्योंकि वीडियो आप सुनते हो तो आपको याद रहती हैं चीज़ें, तो मैं फिर वो वीडियोस देखता था उस टाइम पे. ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, हर चीज़ आपको सिर्फ बुक्स और न्यूज़पेपर से नहीं मिलता, आपको आपके एग्जाम इकोसिस्टम में डिफरेंट एंगल्स को साथ में लेके चलना है, और उसी का जीता जागता उदाहरण है ऑल इंडिया रैंक 64 जयंत गर्ग. टॉकिंग अबाउट योर मेंस प्रिपरेशन नाउ, आंसर राइटिंग एक मेजर चैलेंज रहता है हर स्टूडेंट के लिए, क्योंकि आपको डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में जानना है, फॉर एग्जांपल पेस्टल टेक्निक एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ. कैसे आप अपने आंसर राइटिंग को निखारे और कब शुरुआत की, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स का ये है कि सर हम कब लिखना शुरू करें, क्या हम पहले दिन से लिखें या जब 25% सिलेबस हो जाए तब कंप्लीट हो तब लिखें, हाउ डिड यू गो अबाउट इट? सब मैं अपनी मेंस की प्रिपरेशन हमेशा ऐसे करता था कि मैं कभी ये नहीं सोचता था कब से स्टार्ट करें, क्योंकि मुझे पता था कि लिखना ही मेंस के लिए लिखना ही ज़रूरी है. तो मैं हमेशा क्या करता था, जब भी मुझे आफ्टर द प्रीलिम्स और इवन जब मैं स्टार्ट कर रहा था, तो आई यूज टू राइट 2-3 क्वेश्चंस डेली बेसिस पे पहले तो, बट बाय द टाइम आई गॉट लाइक प्रिपेयर कि मैं लिख सकता हूँ 2-3 क्वेश्चन, तो फिर जैसे ही प्रीलिम्स का रिजल्ट आता था, प्रीलिम्स होता था, आई थिंक कि मैं क्लियर कर सकता हूँ जो कट हो उससे आंसर की चेक करके, देन आई स्टार्ट कॉन्टिन्यूस कि मैं 20 क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करता हूँ. ऑल्दो 20 क्वेश्चन पर डे मतलब एक पेपर, GS1 का एक पेपर हर रोज, इंक्लूडिंग मेरा ऑप्शनल भी आता था, और वो एग्जाम कंडीशंस में एग्जाम कंडीशन 3 घंटे में टाइम लगा के, चाहे मेरे 10 लिखे जाएं, चाहे मेरे शुरू में मैं 10 भी लिखता था, मतलब 3 घंटे में सिर्फ 10 लिखे गए, बट जैसे जैसे आप लिखते जाते हो 1 महीने बाद आपने पूरा पेपर लिखना शुरू कर दिया. तो दैट वाज माय अप्रोच. उसके बाद भी मैं चाहे जिस भी इंस्टीट्यूट की मुझे टेस्ट क्वेश्चन पेपर मिलता था तो मैं सबके लिखता था, सबके. मेरा क्योंकि टारगेट होता था मुझे GS का एक पेपर रोज़ लिखना ही लिखना है, चाहे वो कोई भी हो, पुराना हो नया हो, किसी इंस्टीट्यूट का हो. आई यूज टू राइट दैट. जिनका मैंने टेस्ट सीरीज ली थी जिस इंस्टीट्यूट की, मैं उसके आंसर लिख के चेक भी करवाता था, बट मोस्ट प्रॉब्ली उनके जो आंसर फीडबैक आते थे उसको बेस मैं देखता था, मतलब जहाँ मैं रिफाइन कर पाता था आई ट्राई टू रिफाइन दैट. बट मोस्टली मेरा अप्रोच यही रहती थी कि आई शुड राइट मोर. ओके, ठीक है, स्पीड. और क्योंकि फिर उसके साथ आप जैसी आपकी स्पीड बन जाती है, यू हैड गॉट द कॉन्फिडेंस कि मैं पूरा कर पाता हूँ, देन आप उसके बाद आपके कंटेंट पे भी फोकस कर सकते हो, क्योंकि कंटेंट के लिए कोई स्पेसिफिक चीज़ तो होती नहीं है. कंटेंट के लिए मैं क्या करता हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, अपनी बुक्स पढ़ रहा हूँ, कंटेंट वहीं से आएगा, और बाकी जो पेपर दिया है मैंने उसके आंसर की होती थे वो मैं रीड कर लेता है, बिकॉज आई फील कि UPSC में क्वेश्चन तो वही आते हैं जो आप सबको पता होते हैं, क्योंकि जो करंट अफेयर में चल रहा है ज़्यादातर क्वेश्चन वही होते हैं. लाइक द व्हाट मैटर इज हाउ यू राइट दैट, और उसके लिए आई थिंक पहले कॉन्फिडेंस आपको चाहिए कि आप पूरा कर सकते. मतलब जो आप मॉक्स लिख रहे हैं वैसा ही मिलता जुलता सवाल आ रहा है आपके मेंस में, तो अगर आप जितना ज़्यादा मॉक्स लिखेंगे उतना ज़्यादा आपका बेहतर मेंस में एटलीस्ट क्वेश्चन कवरेज आप इंश्योर कर सकते हैं. ओके, सो आई फील कि पहले आपको पूरा करने पे फोकस होना चाहिए कि लाइक यू शुड कंप्लीट एग्जाम इन 3 आवर्स, एंड उसके बाद कंटेंट आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तो यू विल इम्प्रूव योर कंटेंट. यू आर ऑब्वियसली फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड, CA हैं आप, तो आपने कॉमर्स ऑप्शनल के साथ आप आगे बढ़े. यस सर. बट व्हाट अबाउट दो स्टूडेंट्स हु आर से कंफ्यूज्ड अबाउट कि कौन सा ऑप्शनल चूज करना चाहिए? इज देयर एनी मेथड दैट से गारंटीज कि हाँ भाई ये तरीका से अगर बढ़ोगे तो सही ऑप्शन लेते हो? सर आई थिंक UPSC में गारंटी तो किसी चीज़ की भी नहीं है, तो कुछ भी लाइक मेरा तो सेम था कि आई एम अ CA बैकग्राउंड, ठीक है. मैंने इवन सिलेबस भी चेक करा था जब मैंने ऑप्शनल डिसाइड करा था. आई हैवंट सीन दैट कि क्या रहेगा. कॉन्फिडेंस था ये? नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं था, बेसिकली टाइम की कमी थी क्योंकि आई वाज डूइंग माय जॉब, ठीक है, और मेरे पास कोई और सब्जेक्ट पढ़ने का टाइम नहीं था कि मैं नया सब्जेक्ट शुरू करूं. सो आई नो कि मैंने CA की पढ़ाई तो अच्छे से करी है, ठीक है, और कॉमर्स ही है तो ज़्यादा तो क्या ही हो जाएगा, ठीक है.
तो मैंने अपना पहले फॉर्म भर दिया, कॉमर्स डाल दिया था, उसके बाद देखा था कि यार अच्छा ये सिलेबस है, बिकॉज आई डोंट थिंक कि आपको कोई नया सब्जेक्ट उठाना चाहिए उस टाइम पे. And if you have done graduation or your prior studies at a good institute or have done the thorough studies in that, I think आपको अगर graduation वाला करते हो तो it adds advantage to that. Sure. Because आप उसमें technical knowledge आपको होती है. जैसे being a chartered accountant, I know how to write a good answer in the commerce, or I can use a good technical words. Even if in the test series I don't need understanding of the basic terms. Right. I know that. So I think that add to advantage to that. Okay. Now let's talk about your interview preparations. अभी इंटरव्यू में यूपीएससी बस 2 ही स्किल्स चेक कर रहा है आपका. एक तो आपका ऑब्वियसली करंट अफेयर्स का से ओपिनियन बेस्ड क्या क्वेश्चंस है, और आपका बॉडी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन. आपने उन चीज़ों के लिए कैसे प्रिपेयर किया? So first of all, for the content in the interview, so for the interview I followed 2 newspapers. Right. So that was the basic content which I gathered. I didn't go for much content during my interview. So I followed the daily current affairs from the newspaper, and also some of the like news channels or the YouTube videos also I watched from the Study IQ also, and various good journalist videos I also watched. So that helped me. Yeah, for the content. And for the body language, what I did is I gave the mocks, and also I gave the mocks to my family. Even my wife also helped me in that. She asked me questions like how you will answer this. Even my friends also took brainstorming करने से काफी सारे questions फिर generate होते हैं, आप एक opinion based answers लेके जाते हैं. Even my friends also took a mock for me, like while I was preparing or doing the training. So one after dinner they asked me like चल mock दे. So I gave mock to them also, and they gave me a feedback. But I think it's a genuine feedback also, because they know me and they know like because they are on the same journey also, so they know what is being asked in the interview. So that way I improve my body language. And moreover, in the mock interview also, like when I give the mocks, I used to watch the videos, like. And more than the feedback from the panelists, I think what a feedback I used to give to myself while watching the video. यार मुझे चलते हुए ऊपर देख के आना था, नीचे नहीं देखना था, मुझे चलते हुए ये हाथ नहीं हिलाना चाहिए था, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा. तो उस वे में मैंने इम्प्रूव करा, बिकॉज मुझे लगता है कि पैनलिस्ट ऑल्दो गेव द गुड फीडबैक्स, बट आपको खुद का फीडबैक भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है. राइट. हाँ, आपका से बोर्ड जो आपने कहा रवि शुक्ला राज शुक्ला बोर्ड था, वो आपका बोर्ड था. सो कैन यू जस्ट रिकॉल कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे आपसे? कोई ऐसे बाउंसर्स थे जो दैट पुट यू ऑन द स्पॉट एट दैट मोमेंट? So I think the question was not a bouncer, because all the questions were from my DAF only. Because being a IRTS officer or IRMS officer, it is expected to know basic about the railways. So they asked me about the issues such as the cleanliness in the railways. Like it's a big issue, and even all the persons are concerned for that. So that was expected question. And also I gave the genuine, because I accepted that there is a issues in that, and although the scale is large. So even the other panelists also asked about the railways. And some of the situation based questions also on the railways, like what will you do if there is a crack in the track. So that was the answer which I gave, genuine answer on. And also it's a basic understanding which everyone should give, like if there is a crack we have to stop the train. So that kind of question. And also they asked me about some Punjab questions, like my home state is Punjab. So they asked me about the issues in drugs, migration in the Punjab. So for which I have prepared well. So I gave that answer. अब now that you are selected in the IAS, आपके कैडर प्रेफरेंस के हिसाब से कोई ऐसा पर्टिकुलर स्टेट है जो आप पसंद करेंगे कि हाँ वहाँ जाके अपना हम सर्विस प्रदान करें? सर ऑल्दो मैंने स्टेट अपनी होम स्टेट पंजाब फर्स्ट प्रेफरेंस रखी है, बट मैं ये सोचता हूँ अब जो मिल जाए, अब मैं और टेंशन नहीं लूँगा. जयंत, इट हैज़ बीन अ मोस्ट डिलाइटफुल डिस्कशन. आई एम श्योर हमारे स्टडी IQ के जितने स्टूडेंट्स हैं, हमारी ऑडियंस है, वो इस पूरे कॉन्वर्सेशन से बहुत बेनिफिट होगी. बट आई विल नॉट लेट यू गो राइट नाउ, क्योंकि आपके लिए कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं हमारे पास. तो सबसे पहला सवाल, एंड यू हैव टू गो वेरी क्विकली एट दिस. सपोज अगर आपको एक और अटेम्प्ट दिया जाता कि चलिए आपको हम एक और अटेम्प्ट दे रहे हैं, एंड से इफ देयर वाज अ बेटर सर्विस देन IAS, क्या आप फिर से जाते हैं उसके लिए? सर नहीं, अब नहीं हो पाएगा. अच्छा, बिटवीन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी, which one was the easiest, which one was the most difficult? So history was the most difficult and economics was the easiest. And say between Rohit Sharma, Virat Kohli, who is your favorite batsman? So
जो उस दिन मैच जीता है. Jayant, thank you so much for joining me here on Study IQ. And once again, my best wishes to you as you go forward in the service of the country and the state of your preference. Thank you, sir. दोस्तों, ये था Study IQ के ऊपर एक exclusive interview All India Rank 64 Jayant Garg के साथ. I hope you had a wonderful time learning from Jayant and the tricks and the traps and the strategy that he applied to make sure कि ये भारत के सर्विस में, भारत के अमृत काल में अब अपना सर्विस का योगदान देंगे. Thank you for watching. Please do consider leaving a like and a comment, and I shall see you once again with another presentation on Study IQ IAS. Bye. Study IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन.